हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एक्सपेरिमेंटल फार्मेसी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज चल रहा है, उसी का जो हमारा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हम आज लेकर आए हैं सभी क्वेश्चन का, जो कि आपको भी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इन्हीं जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, इन्हीं क्वेश्चनों को हम आंसर आज लेकर आए हैं। ठीक दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। सजाइटल प्लान हमारा है। सजाइटल प्लान क्या होता है? सजाइटल प्लान जो होता है इसके बारे में हमको देखना है कि क्या होता है सजाइटल प्लान। सजाइटल प्लान वो होता है, समझ लीजिए डिफिनीशन से पहले। सजाइटल प्लान मतलब एक हमारा बॉडी को, जो हमारे एनाटॉमिकल यदि हमारा बॉडी होता है, हमारे अंदर 3-4 प्लान हमको पढ़ना होता है। जैसे सजाइटल प्लान पढ़ना होता है, कोरोनल प्लान पढ़ना होता है। तो ऐसे प्लान, इन्हें 2 प्लान जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान होते हैं बॉडी के, जो कि बहुत ही आते हैं। हॉरिजेंटल प्लान आते हैं, ऐसे 2-3 प्लान है जो कि हमको मीडियल प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो हम सजाइटल प्लान पहले देखते हैं। सजाइटल प्लान जो होता है, इफ 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 द बॉडी ऑफ एनाटॉमिकल पोजीशन, यदि हमारी बॉडी शरीर एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब एनाटॉमिकल स्टेट में रहे। एनाटॉमिकल स्टेट का मतलब है कि एकदम साधारण रूप से एकदम खड़ा रहे, एकदम साधारण रूप से खड़ा रहे। एनाटॉमिकल पोजीशन होती है हमारे शरीर के अंदर, जो कि एकदम स्ट्रेट खड़ा रहे, सामने लखे एंड क्या कहते हैं, हाथ का पाम जो होता है एकदम सामने की ओर खुला रहे। तो ऐसा स्टेट जो होता है शरीर का, उस ऐसे स्टेट को एनाटॉमिकल पोजीशन या एनाटॉमिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, शरीर के ऐसे स्टेट को यदि हमारी बॉडी एकदम साधारण रूप से सामने रखते हुए एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी रहे, यदि हम उनका तब डिवीजन करें। कैसे डिवीजन करें? इफ माने यदि, डिवाइड मतलब बांटे, 2 भागों में डिवाइड करना है। थ्रो माने द्वारा, एंड लॉन्गिट्यूडनल मतलब थ्रो मतलब से, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबवत, एंड पैरेलल मतलब पैरेलल टू द मिड लाइन मतलब मिड लाइन इज कॉल्ड सजाइटल प्लान होता है। सजाइटल प्लान मतलब ये मान लीजिए एक बॉडी है एक व्यक्ति की, ठीक है, ये बॉडी है। इस बॉडी का क्या कहते हैं, यदि हम डिवाइड करें, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये हमारा मिड लाइन है, ये हमारी मिड लाइन है शरीर की। मिड लाइन के लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसी के लंबवत। यदि हम शरीर की ऐसी डिवाइड उसी के बगल से ऐसे काट दें शरीर के 2 भागों में, तो ऐसा डिवीजन जो होता है हमारे शरीर का, हमारी मिड लाइन है। देखिए ये जो ए है हमारी मिड लाइन है, और मिड लाइन के बगल में हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, यहीं से हम उसके बगल से अपने शरीर को काट दें 2 भागों में, तो ऐसा डिवीजन जो होता है वह सजाइटल डिवीजन होता है। ठीक दोस्तों, तो यही इसमें लिखा है, यही आपको लिखना भी है एग्जाम में। क्या है कि इफ़ बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब यदि हमारी बॉडी एकदम साधारण शुद्ध एकदम सीधी खड़ी रहेगी, ठीक है, सावधान मुद्रा में, तो तब हम अपने शरीर का अगर हम बांटें, लॉन्गिट्यूडल मतलब उसको डिवाइड करें या काटें, शुद्ध भाषा में कहें तो लॉन्गिट्यूडल उसके थ्रू द मिड लाइन मतलब मिड लाइन के बगल से काटें, तो ऐसे डिवीज़न को ऐसे प्लान को जो होता है हमारा सजाइटल प्लान कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसमें, तो आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे लगा होगा कैसे 2 भागों में बांटा गया सजाइटल, लॉन्गिट्यूडल और पैरेलल डिवीजन किया गया है बॉडी का, यही है सजाइटल प्लान, आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया है। अब हम देख लेते हैं कोरेनल प्लान क्या होता है। ठीक है, कोरेनल प्लान जो होता है, इफ बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन, पहली बार आपको हर एक प्लान में एक लिखना होगा कि यदि हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में रहेगी। एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब एकदम सावधान मुद्रा में खड़े रहे, सामने हमारा फेस जो होता है सामने दिखता रहे, आँखें हमारी आँख भी सामने लगती रहे, और हमारा हाथ जो होता है दोनों जो होता है बाई साइड लटक सामने की ओर, उसका पाम भी सामने की ओर हो। तो ऐसी मुद्रा जो ऐसे शरीर की स्टेज होती है, ऐसे जब खड़े रहे तो इसी को हमको एनाटॉमिकल पोजीशन कहा जाता है, जब ऐसे हम लोग खड़े रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इफ़ बॉडी इज एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब यदि बॉडी हमारी साधारण रूप से खड़ी रहेगी, तो इट इज़ डिवाइडेड, तब उसको डिवाइडेड किया जाए मतलब डिवाइड करा जाए मतलब विभाजित किया जाए, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नो हैज कोरोनल प्लान। मतलब कहने का मतलब ये है, यदि हमारी बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन है, मतलब इसी तरह जैसे एनाटॉमिकल खड़ा एकदम सामने को एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो हमारी बॉडी को मिड लाइन यहीं बीच शरीर के बीचों बीच ऐसे काट दिया जाए, तो
ऐसे बांट दिया जाए, मतलब शरीर को ऐसे बांट दिया जाए आगे और पीछे 2 भागों में, मतलब शरीर को एकदम बीचों बीच से काटा जाए, मतलब शरीर को बीचों बीच से काटा जाए, मतलब लंबवत काटा जाए, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं शरीर के कि ध्वजा अलग, मतलब सिर सिर ऊपर चला जाए और क्या कहते हैं ये नीचे चला जाए, पैर नीचे चला जाए, इस तरह नहीं। दोनों मतलब आधा शरीर पीछे की ओर, आधा पीठ पीछे निकल जाए, सर मुंह और एक पैर आगे चला जाए, एक पैर पीछे चला जाए, इसे बीचों बीच आप शरीर को डिवाइड करिए। तो ऐसा डिवीजन जो कराता है, ऐसा डिवीजन जो हमारा होता है वो कोरोनर होता है। तो जो पीछे की ओर कटेगा ये इसे पोस्टीरियर कहा जाता है, जो मतलब और जो आगे की ओर भाग होता है उसे एंटीरियर कहा जाता है। ठीक है, तो यही बता रहा है यदि हम अपने शरीर को ऐसे बीचों बीच काटें, मतलब इस तरह नहीं काटेंगे, ऐसे लंबवत, आधा शरीर, आधा मतलब आधा पीठ पीछे की ओर, और शरीर आधा शरीर ओथा की ओर। ठीक है दोस्तों, मतलब हम आपको समझाएं कैसे कि मान लीजिए हम जो लंबवत काटना है आपको, एक पैर पीछे की ओर जाए, एक पैर आगे की ओर जाए, और एक कान आगे की ओर जाए, एक कान पीछे की ओर जाए। ठीक है, ऐसे काटना है। तो जो हमारा शरीर कटेगा वही कह रहा है, इफ़ द बॉडी इज एनाटोमिकल पोजीशन, मतलब खड़ी रहेगी साधारण रूप से, इट इज़ डिवाइडेड, तब हमको उसको डिवाइड करना है, बांटना है, विभाजित करना है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर मतलब पीछे के भाग को, आगे जो हमारा काटने के बाद जो आगे का भाग होगा शरीर का वह इंटीरियर कहलाएगा, और जो पीठ वाला भाग होगा उसे पोस्टीरियर कहते हैं। ऐसे जो हमारे शरीर को डिवीज़न किया जाता है, ऐसे डिवीज़न को कोरोनल प्लान कहा जाता है। ठीक दोस्तों, हम सजाइटल प्लान देख लिए, कोरोनल प्लान का भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, फोटो आप देखिए, ऐसा डिवीजन होता है, आप उस तरह भी समझ लीजिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट क्या होता है। यह भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि एकदम सरल शब्दों में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है। ओस्टियोक्लास्ट जो होता है, आप पहले समझिए बोन समझ लीजिए, ओस्टियो शब्द जहाँ याद समझ लीजिए वो बोन का है, तो आप पहले बोन का है तो आप पहले बोन समझ लीजिए, बोन में क्या क्या होता है, तो उसके बाद हम आपको ओस्टियोब्लास्ट समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप बोन समझिए, तो बोन का स्ट्रक्चर आप पहले समझिए। ठीक, तो देखिए बोन का स्ट्रक्चर, ये है बोन, एक बोन का स्ट्रक्चर है, ये एक बोन है। बोन के अंतर्गत है, आप ऐसे हड्डियाँ देखे होंगे बोन का, तो बोन का जो ये उभरा हुआ भाग होता है, तो उसको कहा जाता है एपीफाइसिस। बोन के 3 भाग होते हैं, ये जो होता है उभरा हुआ भाग होता है इसे एपीफाइसिस कहा जाता है, और जो ये क्या कहते हैं बीच वाला भाग होता है इसे डाईफाइसिस कहा जाता है, और इसके एपीफाइसिस के बगल में छोटा सा भाग होता है इसे मेटाफाइसिस कहा जाता है। बोन के 3 भाग होते हैं, एपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डाईफाइसिस। ठीक दोस्तों, ये बोन की स्ट्रक्चर हमारे 3 भाग होते हैं, 3 भाग में बोन को बांट लिया। उसके बाद जो एपीफाइसिस होता है, एपीफाइसिस के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है। रेड बोन मैरो, जो कि आपको यहाँ पर गोले आकार दिखा है, रेड बोन मैरो सेल होती है, इसी से आरबीसी से ब्लड का निर्माण होता है। इन्हीं रेड बोन मैरो से जो होता है ब्लड का निर्माण होता है, यही सेल जो होते हैं ब्लड का निर्माण करती हैं। ठीक है, एपीफाइसिस, बोन के एपीफाइसिस से ही ब्लड बनता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है जो हमारा डाईफाइसिस होता है, डाईफाइसिस के अंतर्गत एक क्या कहते हैं संरचना पाई जाती है, हॉलो संरचना पाई जाती है। इस हॉलो संरचना को मतलब कीप नुमा खाली संरचना पाई जाती है। कीप नुमा खाली संरचना को एलो बोन मैरो कहा जाता है, इसमें एलो बोन मैरो पाया जाता है। आप अभी तक रेड बोन मैरो के बारे में ही जानते होंगे, एलो बोन मैरो के बारे में आपको ना पता होगा, आप जान लीजिए। शरीर अपने बोन के अंदर अब बोन आप देखोगे तो बोन, अगर आप कहीं टूटी बोन देखोगे तो अगर टूटी हुई बोन उसमें पीला पीला कुछ दिखाई देगा, तो वह जो पीला पीला दिखाई देता है यही एलो बोन मैरो होता है। एलो बोन मैरो कम ही होता है जब रेड बोन मैरो, मतलब हमारे तो कि वो नॉर्मल ब्लड
का फॉर्मेशन करते हैं जब, लेकिन जब हमारा एक्सीडेंट हो जाता है या हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड की आवश्यकता अधिक पड़ जाती है, तो येलो बोन मैरो जो होता है या भी ब्लड का फॉर्मेशन करने लगता है, ताकि शरीर को जो ब्लड की कमी हो गई है वो जल्दी जल्दी उसको बैलेंस किया जाए। ठीक है, तो यह येलो बोन मैरो का भाग होता है। बट इसमें जो होता है इसमें जो ये है देखिए, इसमें बट ब्लड के बोन के अंदर एक सेल पाया जाता है, ये जो का आपको गोला गोला दिखाई दे रहा है, उन सेल का नाम है ओस्टियोसाइट। ठीक दोस्तों, उन सेल का नाम है ओस्टियोसाइट। तो ब्लड बोन के अंदर 3-4 प्रकार के बोन पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं, जो कि आपको दिखाई, अभी आप स्क्रीन पर देखिए कितने प्रकार के बोन के अंदर सेल पाए जाते हैं, आपको अभी दिखाई देगा। देखिए 1 2 3 4 5 इस प्रकार के बोन पाए जाते हैं, जो कि इन्हीं बोन के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं में से आपको आज अध्ययन करना हो ओस्टियोब्लास्ट सेल एंड ओस्टियोक्लास्ट सेल, 2 बोन का अध्ययन करना है जो कि बोन के अंतर्गत इसी तरह पाए जाते हैं। हम देख लेते हैं उनका ओस्टियोब्लास्ट बोन क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं ओस्टियोक्लास्ट बोन होता है, सेल होता है, वो कहाँ पाया जाता है। हमने कहा ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होता है या पाया जाता है, आप समझ लीजिए कहाँ पाया जाता है, बोन के अंदर पाया जाता है, आपको पता है। स्पेशलाइज सेल होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट एक स्पेशलाइज सेल होते हैं दैट एब्जॉर्ब अथवा रिमूव करते हैं बोन अलाउंग द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू बोन एंड मेंटेनेंस ऑफ द बोन स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है इतने पढ़ने का, ये तो बहुत लॉन्ग परिभाषा हमने बता दी। मतलब स्पेशलाइज सेल दैट एब्जॉर्ब, या जो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं और रिमूव करते हैं। एब्जॉर्ब रिमूव मतलब जो हमारी एज ओस्टियोक्लास्ट मतलब बूढ़ी हो गई हैं, जो कि डैमेज हो गई हैं या बूढ़ी हो गई हैं, हमारे ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं उनको ये रिमूव करते हैं, हड्डी बोन के अंदर से इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जो फार्मेशन ब्लड का फार्मेशन करने बंद कर देती हैं, जो मतलब जो कि बोन बनाने में हेल्प नहीं करती, जो सेल ओस्टियोसाइट सेल या कोई भी सेल, उनको या बोन से बाहर निकालने का काम जो सेल करती हैं, उन सेल का नाम है ओस्टियोक्लास्ट। जो मतलब शरीर के बोन के अंदर जो कार्य करने, जो इनएक्टिव तत्व होते हैं, मतलब जो कार्य नहीं करते, जो सेल बुढ़ा जाते हैं या काम नहीं करते, उन सेल को बाहर करने का काम जो सेल करती है बोन के अंदर, वह ओस्टियोक्लास्ट सेल कहती है। यही आपको लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, एकदम शॉर्टकट में अगर पढ़ना हो तो बोन टिश्यू रिमूव बाय दी ओस्टियोक्लास्ट, मतलब बोन टिश्यू जो होता है, जो बोन के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं जो वर्क नहीं करते, जो कार्य नहीं करते, जैसे एजेड टिश्यू हो गया या इनएक्टिव टिश्यू हो गया, जो वर्क नहीं करते हैं, उन टिश्यू को शरीर बोन से रिमूव करने का कार्य जो सेल करती है, उस सेल का नाम है ओस्टियोक्लास्ट सेल। आपको अच्छा आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा कि ओस्टियोक्लास्ट सेल क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा वीडियो रिपीट फिर से देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या होता है। तो ओस्टियोक्लास्ट दोनों बोन में ही पाए जाते हैं, जैसा कि हमने बताया। और क्या होते हैं, और ये ओस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू एंड इज कॉल्ड ओस्टियोब्लास्ट। इसकी परिभाषा एकदम शॉर्ट कर होती है कि फॉर्मेशन माने बनाना, ऑफ न्यू माने नया, बोन माना बोन, टिश्यू मतलब टिश्यू, बोन टिश्यू को बनाना जो बनाती हैं सेल, वो ओस्टियोब्लास्ट सेल। अब दोनों में अंतर कैसे हम इसको याद करेंगे, मतलब जो क्या कहते हैं, जो ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वह जो होता है क्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट सी से क्लीन समझिए, क्लास्ट है, क्लास सी आ रहा है, उसे क्लीन समझिए। तो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो होता है वह बोन के अंदर क्लीनिंग करता है। क्लीनिंग मतलब जैसे एजेड सेल हो गया या जो काम नहीं करते उनको क्लीन करता है, उसको बोन से बाहर निकालता है। ठीक है, और जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है, ओस्टियो मतलब बोन होता है, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट, तो यह ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट जो होता है वह बोन को नए बोन टिश्यू बनाता है वहाँ, या तो पुराने को हटाता है। ओस्टियोक्लास्ट जो होता है पुराने बोन टिश्यू को हटाता है या रिमूव करता है या मारता है, और ओस्टियोब्लास्ट जो होता है नए बोन टिश्यू को बनाता है, वह रिमूव करता, हटाता है या बनाता है, दोनों में यही अंतर है। क्लास्ट हटाता है बूढ़े सेल को, ये जो होता है नए सेल को बनाता है ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो एक क्लास्ट मतलब क्लीन करता है या ओस्टियोब्लास्ट मतलब या बी से बर्थ करता है मतलब बनाता है, सी से क्लीन करता है मतलब हटाता है। आप याद करने का ट्रिक है।
अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो हो कि तीसरा क्वेश्चन है, देख क्या है। अब हम राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। लेकिन फंक्शन ऑफ राइबोसोम के जानने से पहले क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि राइबोसोम होता क्या है, राइबोसोम मतलब स्ट्रक्चर कैसे होती है। राइबोसोम जो होता है, हम इस राइबोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आप देखिए राइबोसोम की स्ट्रक्चर जो होता है, दो इसमें स्मॉल सब डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं इसके शरीर के अंदर। एक बड़ा सब डिवीजन, लार्ज सब डिवीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ देखिएगा, और स्मॉल सब डिवीजन आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो जो स्मॉल सब डिवीजन होता है, स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, जो स्मॉल सब डिवीजन होता है या जो होता है क्या कहते हैं, एम आर एन ए बाइंडिंग साइट होता है, या जो होता है एम आर एन ए जो होता है वह यहीं पर आकर राइबोसोम के यहीं पर आकर बैठता है। यहीं राइबोसोम जो होता है एम आर एन ए पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। तो यही जो होता है, यही स्मॉल बाइंडिंग जो होता है सब डिवीजन ऑफ राइबोसोम का, वह बाइंडिंग साइट होता है आप एम आर एन ए का, जो कि मैसेंजर साइट होता है। और जो लार्ज सब डिवीजन होता है वह टी आर एन ए, वहाँ पर टी आर एन ए जाकर बाइंड करता है, ठीक है। तो यह टी आर एन ए का बाइंडिंग साइट होता है लार्ज सब डिवीजन आर राइबोसोम का, और जो स्मॉल सब डिवीजन होता है वह एम आर एन ए का बाइंडिंग साइट होता है। अब हम इसके राइबोसोम के फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो राइबोसोम जो होता है, क्या बताएं, राइबोसोम का फंक्शन बताएं तो राइबोसोम के हम आपको 2 फंक्शन, अगर आपको इससे डिपेंड करता है कि कितने नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम आपको 3 फंक्शन बता दे रहे हैं। तो पहला बात, राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण जो करता है वह राइबोसोम करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमाइड एसिड से जो होता है, या एमिनो एसिड से जो होता है, जो हमारा एमिनो एसिड से फॉर्म करता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के सिंथेसिस करता है फ्रॉम एमिनो एसिड से प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम ही करता है। दूसरा फंक्शन है डिकोडिंग द मैसेज। डिकोडिंग मैसेज मतलब मैसेज का डिकोडिंग करता है, मैसेज को हमारा राइबोसोम जो होता है डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग मतलब उस जो मैसेज होता है उसको, उस मैसेज को वह एनालिसिस करता है, उसको समझता है कि हमारा जो आरएनए मैसेज हमको दिया गया उसके मैसेज का मीन्स सेंस क्या हुआ, मतलब क्या है डिकोडिंग मतलब, जैसे हम कम्युनिकेशन में पढ़े हैं इनकोडिंग, डिकोडिंग, इनकोडर। डिकोडिंग मतलब मैसेज को भेजता है, डिकोडिंग मतलब इसी मैसेज को डिकोड करता है। डिकोडिंग मतलब मैसेज को करता है, जैसे हम को अपने शब्दों को हम जो कहना चाहते हैं उसको हम लिखते हैं इंग्लिश मतलब कुछ शब्दों में लॉजिक डिजिट के अंतर्गत, तो वही जो होता है जो हमारा आरएनए जो मतलब प्रोटीन का कितने अमीनो एसिड कितने प्रोटीन बनाना होता है, वही जिस शब्दों में वो अपने लैंग्वेज समझते हैं जो उसमें लिखता है, वही डिकोडिंग मैसेज को जो करता है वह हमारा आरएनए ही करता है, राइबोसोम ही करता है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो करता है वह हमारा राइबोसोम करता है। 3 फंक्शन हो, कौन कौन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड, दूसरा डिकोडिंग द मैसेज, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। 3 जो होता है राइबोसोम के रोल फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है लेवल डायग्राम ऑफ दिस सेल। लेवल डायग्राम ऑफ दिस सेल के बारे में हमको देखना, मतलब सेल का लेवल डायग्राम बताइए, सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसका संरचना, उसका चित्र बनाइए, उसके बाद एक एक चित्र का नाम। तो हम देख लेते हैं, आपको जैसा दिखाई दे रहा है वीडियो में कि ये जो होता है मेन, ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियो से ये हम आपको एक बना कर दिखा दें तो बना आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या कहते हैं, एक कोशिका है, एक कोशिका हमारा, ये हमारा कोशिका है। कोशिका के अंदर जो होता है यहाँ पर एक केंद्रक है हमारा, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब ऐसे आपको बनाना है, ऐसे ही लिखना है, ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का क्या कहते हैं,
साइटोप्लाज्म इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो भरा जाता है इसके अंदर जो भरा जाता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो भरा जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब कोशिका के अंदर। और इसी कोशिका के अंदर सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं सब तैरते रहते हैं। इसी कोशिका के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं सब तैरते रहते हैं। तब हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं। तो केंद्रक से जस्ट सटा हुआ, जो हमारे केंद्रक से जो होता है इससे जस्ट सटा हुआ वहाँ पाया जाता है, क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संरचना जो होता है हम आपको बना दे रहे हैं कैसे होता है, आप जान रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना जो होता है ऐसे होता है, ऐसे जुड़े होते हैं, फिर यहाँ से जुड़े होते हैं। रफ एंडोप्लाज्म या स्मूथ एंडोप्लाज्म दोनों यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ ऐसे जुड़े होते हैं। उसके जस्ट बाद ये हमारे क्या हैं, ये हमारे हैं क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं। तो जिसके अंदर का, जिसके सरफेस पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम जो कि गोल आकार का होता है, राइबोसोम पाया जाता है वह रफ एंडोप्लाज्मिक क्रोम होगा। जिसके सरफेस पर हमारा क्या कहते हैं, राइबोसोम नहीं पाया जाएगा, वो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो यहाँ पर जो ये दोनों हैं इसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लीजिए, ये जो दोनों है इसमें नहीं है तो उसको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लीजिए। अब इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा हुआ हमारा गोल्जी अपरेटस होता है, जो आपको जानते हो। गोल्जी अपरेटस ऐसे पाया जाता है, ऐसे पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस इसी से सटा हुआ पाया जाता है। ये हमारा गोल्जी अपरेटस हो गया। गोल्जी अपरेटस हमारा क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया। अब गोल्जी अपरेटस के जस्ट सटा हुआ हमारा क्या पाया जाता है, वहाँ पाया जाता है लाइसोसोम, जो कि जो हमारा लाइसोसोम होता है वह गोल्जी अपरेटस से ही टूट कर बना होता है, ऐसे गोल गोल पाया जाता है। ये हमारा क्या होगा, लाइसोसोम होगा। लाइसो आपका सोम होगा। आपका यही आपको इसको बनाना है और आपको इसी को उसके अंदर जो इसी को उसको बनाकर इसी जैसा नाम लिखा गया है इसी तरह आपको नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना। और अगर आप अलग से यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ राइबोसोम अलग से भी दिखा सकते हैं, राइबोसोम। और यहाँ पर जो होता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है। हर एक सेल के अंदर आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो पाई जाएगी, क्योंकि वह एनर्जी वही तो एरोबिक रिएक्शन में काम करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो आप ऐसे बनाकर आप माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यही चीज़ बना लीजिए। लेवल ग्राम में आप दी क्या कहते हैं, लेवल ग्राम आप दी सेल जब आएगा तो आपको यही चीज़ बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप चाहे इस तरह बना लीजिएगा चाहे आप इस तरह बना लीजिएगा, दोनों सेम ही हैं चाहे आप जो बनाइएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा कैटाबोलिज्म मेटाबोलिज्म क्या होता है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म क्या होता है। तो हम उससे बारे में पहले देख लेते हैं कि मेटाबोलिज्म क्या होता है, क्योंकि मेटाबोलिज्म का ही भाग होता है, डिवाइड होता है कैटाबोलिज्म है एनाबोलिज्म, क्योंकि मेटाबोलिज्म का ही भाग होता है, उसी के रिएक्शन होता है के अंतर्गत आता है एनाबोलिज्म है कैटाबोलिज्म आप कह सकते हैं। तो हमारा मेटाबोलिज्म क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो मेटाबोलिज्म जो होता है, मेटाबोलिज्म इज ए ब्रॉड टर्म, एक ब्रॉड टर्म होता है। इट इज क्या कहते हैं, इंक्लूड होता है ऑल केमिकल रिएक्शन इन दी ऑकर इन दी बॉडी। मतलब समझना आप समझिएगा। तो मेटाबोलिज्म होता है, मेटाबोलिज्म एक ब्रॉड टर्म, एक बहुत बड़ा टर्म होता है। जितनी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शन हो रही हैं, श्वास लेने से लेकर
ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने से, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलने से एनर्जी बनने का, एटीपी का बनना, ये सब जो होता है एक रिएक्शन के थ्रू होता है, या रिएक्शन जो होती है, या ये रिएक्शन जिसके अंतर्गत आती है, या रिएक्शन या प्रोसेस चल रहा है इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये जो रिएक्शन चल रही है हमारे शरीर के अंदर, इन सब रिएक्शन, ये सब जो रिएक्शन चल इन्हीं रिएक्शनों को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं शरीर के अंदर जो भी रिएक्शन चलती है वह उसी रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप समझने के लिए लिख सकते हैं, कह सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार से चलता है, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो रिएक्शन चलते हैं वो 2 प्रकार के चलते हैं। जैसा कि आपको पता है 2 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन चलती हैं। कैटाबॉलिज्म के अंदर का जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो हमारे बॉडी के अंदर बड़े सब्सटेंस होते हैं और ब्रोकन मतलब टूट कर वो छोटे छोटे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल के बनते हैं, और जब बड़े सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस के रूप में बनते हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो यह रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर के अंदर जो इस प्रकार की रिएक्शन होती है, ऐसे रिएक्शन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म, कैटा मतलब बड़े सब्सटेंस को काट काट के छोटा कर देना, यही हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। ठीक है, और जब हम काटेंगे तो उससे जो होता है हमारे छोटे मतलब काटेंगे तो हमको एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। तो यह रिएक्शन जो होता है कैटाबॉलिज्म, वही लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट बिल्डिंग ब्लैक सब्सटेंस में एंड रिलीज एनर्जी, दिस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एकदम सिंपल भाषा। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म जो होता है यह भी टाइप मतलब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमने बताया शरीर के अंदर जितने रिएक्शन करती हैं, चाहे कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, चाहे कोई भी हो, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। तो मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत 2 प्रकार की रिएक्शन चलती हैं शरीर के अंदर। एक जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटा करती है, और एक जो होती है छोटे सब्सटेंस को बड़े करती है। तो जो बड़े सब्सटेंस को छोटे में बदलती है वह हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया, जो काट काट कर छोटा कर देता है। और एनाबॉलिज्म मतलब जो कि जोड़ कर बड़ा कर देता है। बस यही रिएक्शन मतलब सिंथेसिस मतलब फार्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब हम इसमें फार्मेशन करेंगे बड़े सब्सटेंस का और सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म इसे कहा जा इसे कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस एनाबॉलिज्म के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है? एनाबॉलिज्म के अंतर्गत हमको जो पढ़ना है क्या कहते हैं हमको यही समझना है कि इसमें जो होता है छोटे छोटे सब्सटेंस को मिलाकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म 2 अंतर है। कैटाबॉलिज्म बड़े सब्सटेंस को छोटे सब्सटेंस में बांटा जाता है, बड़े सब्सटेंस को काट काट के छोटा कर दिया जाता है। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे सब्सटेंस को मिलाकर बड़ा सब्सटेंस बनाया जाता है। बट इतना है कैटाबॉलिज्म के अंदर जब बड़े सब्सटेंस को हम काट काट के छोटा करके उसमें हमको एनर्जी प्राप्त होती है, बल्कि एनाबॉलिज्म में जब उसका हम फॉर्मेशन करते हैं हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होती। अब क्वेश्चन नंबर हम देख ले, फंक्शन ऑफ द स्किन। फंक्शन ऑफ द स्किन क्या होता है? 2 फंक्शन हमको एक स्किन के लिखने होते हैं। तो स्किन को जो फंक्शन होते हैं आप सबको पता होगा। स्किन हमारी जो होती है वह प्रोटेक्ट करती है ऑफ द होल बॉडी, हमारे पूरे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि ऑफ द होल बॉडी को, जैसा आपको पता है प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मतलब जैसे कि अगर हमारे टेम्परेचर अधिक, धूप अधिक हो गई तो हमारे बॉडी जो होती है क्या कहते हैं धूप से बचाती है। अथवा अगर हम जैसे क्या कहते हैं हम अगर पानी के अंदर नहा रहे हैं, किसी नहर में नहा रहे हैं या तालाब में नहा रहे हैं या किसी स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, तो हम उसमें अगर नहा रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर पानी नहीं जा पाता शरीर के अंदर, नहीं तो हमारे पूरे शरीर में भर कर हमारी शरीर फूल जाए, और क्या कहते हैं फूल लेने के बाद हमारी शरीर पूरी फट जाए तो हमारे शरीर को दिक्कत हो जाएगा। तो यह इससे प्रोटेक्ट करती है कि बाहरी हमारा जो चाहे क्या कहते हैं वाटर हो या कोई भी और अदर चीज़ हो जो कि मतलब यूजलेस होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं होती, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमारे शरीर को रक्षा करती है, उनको अंदर नहीं जाने देती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे सनलाइट हो गया एंड क्या कहते हैं अगर हम और बताएं तो क्या कहते हैं
एयर्स हो गए, कई कई मतलब एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रक्षा करते हैं, तो प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। और दूसरा है एक कवर करते हैं ऑफ द बॉडी। कवर करते हैं ऑफ द बॉडी मतलब पूरे शरीर को हमारे कवर करते हैं। जो हमारी स्किन होती है पूरे शरीर को ढके रहती है। दो फंक्शन आपके स्किन को हो गया, एक प्रोटेक्ट करती है ऑफ द बॉडी को एंड एक कवर करती है ऑफ द बॉडी को। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर है क्या कहते हैं फंक्शन मतलब आप रॉड सेल एंड कोन सेल के अंदर कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं उनके नाम हमको बताना है। तो हम जो रोड सेल होते हैं एंड जो कोन सेल होते हैं आपको बताते हैं। रोड एंड कोन सेल हमारे आँख के अंदर पाए जाते हैं दोनों सेल, जो कि पिगमेंट को क्या कहते हैं कंसिस्ट करते, उनके अंदर पिगमेंट होते हैं। और रोड सेल एंड कोन सेल जो होता है, रोड सेल जो होता है हमारे शरीर को हम जो देख पाते हैं, जो शाम को देखते हैं, जो हमारे आँख के जिस सेल के अंदर जिस सेल की मदद से हम देख पाते हैं वो हमारे रोड सेल होते हैं, कोन सेल होते हैं। जो हमारा रोड सेल होता है वह रोड के आकार का होता है, जो कोन सेल होते हैं जो वो कोन के आकार के होते हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए रोड के आकार का, कोन सेल का आकार का है, जो कि आँख के रेटिना के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह पाए जाते हैं। तो जो हमारा रोड सेल होता है, कौन से रोड सेल होता है वो हमें हेल्प करता है रात में देखने। जो हमें रात की वस्तुएं दिखाई देती है वो हमें रोड सेल के माध्यम से दिखाई देती है। यदि किसी को रात को नहीं दिखाई देता है, यदि किसी को रतौंधी हो जाता है, जैसे लाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, वो रात को नहीं देख पाता, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कोन सेल के रोड सेल की कमी हो गई है, क्योंकि रोड सेल की मदद से ही हम रात की वस्तुओं को देख पाते हैं। और कोन सेल जो होता है, कोन सेल की मदद से हम दिन की वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि आपको किसी के दिन में दिखाने की प्रॉब्लम है तो इसका मतलब उसके अंदर कोन सेल की कमी हो गई है आँख के अंदर। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार के रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं या सेल पाए जाते हैं, रोड सेल एंड कोन सेल। और रोड सेल एंड कोन सेल जो होते हैं कंसिस्ट करते हैं, इनके अंदर का कुछ फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो कि हम आपको दिखा देंगे कौन कौन से फोटो रिसेप्टर इनके अंदर पाए जाते हैं। जो तीन फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, फोटो पिगमेंट पाए जाते हैं इनके अंतर्गत। पहला 1 2 3, पहला है साइनोप्सिन पाया जाता है, इरिथ्रोप्सिन पाया जाता है एंड क्लोरोप्सिन। ये तीनों पिगमेंट जो होता है क्लोरोप्सिन जो होते हैं क्लोरोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन एंड साइनोप्सिन, 3 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं रोड एंड कोन सेल के अंदर। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। यह पाया जाता है रेटिना के अंदर का, वो फोटो देख लिया होगा। आपको जल्दी ही आँख का पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका पूरा तैयार हो गया, अब जल्दी पढ़ाया जाएगा। अब देखिए पहले उसके बारे में क्वेश्चन नंबर अगला। अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेम दी बोन प्रेजेंट इन ईयर। वह बोन का नाम बताइए जो प्रेजेंट हो हमारे ईयर के अंदर। तो आपको पता है ईयर के अंदर 3 प्रकार के बोन पाए जाते हैं। 3 प्रकार के बोन पाए जाते हैं, जो कि मैलस है, इंकस है, स्टेपिस। जैसे ईयर के स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, ईयर के स्ट्रक्चर है। ईयर के स्ट्रक्चर में आपको पता है ईयर जो होता है 3 पार्ट में, एक्सटर्नल पार्ट होता है, मिडल पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है। ईयर के 3 पार्ट होते हैं। तो बोन जो होते हैं ईयर के इंटरनल पार्ट, मिडल पार्ट, मध्य भाग में पाए जाते हैं। तो जो ईयर के जो बोन होते हैं वो ईयर ऑसिकल कहा जाता है। तो 3 बोन शरीर के कान के अंदर पाए जाते हैं। जो पहली बोन है जो उसे माइलस कहते हैं, जो कि हथौड़े के आकार को होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में। जो हमारा दूसरी बोन है वो इंकस है, जो कि घोड़े पर जो चढ़ते समय जो लात धरने वाला बना होता है उस आकार का है, जिसे स्टेपिस कहते हैं। और तीसरा माइलस स्टेपिस है, जो कि स्टर्नम का आकार का होता है। 3 बोन हमारे शरीर के अंदर, कान के अंदर पाई जाती हैं, माइलस, इंकस, स्टेपिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा देख लेते हैं अगला क्या है। अब क्वेश्चन नंबर है कि ऑप्टिक डिस्क क्या होते हैं। ऑप्टिक डिस्क क्या होते हैं तो आपको बता दें, ऑप्टिक्स माने आँख होती है और डिस्क माने एरिया होता है। तो आँख का वह एरिया जहाँ पर न्यूरॉन या नर्व सेल पाई जाती हैं
वह सेल जो होता है ऑप्टिक नर्व कहलाता है। तो वह सेल आँख का वह कौन सा एरिया होता है, आँख का जो पीछे का भाग होता है, आपको जैसे पता है ये हमारा कार्निया, कार्निया के पीछे आयरिस है, आयरिस के पीछे लेंस है, लेंस के पीछे लिक्विड भरा होता है, लिक्विड के बाद जो होता है रेटिना भाग होता है, और रेटिना के अंदर हमारे क्या कहते हैं कौन सेल, रोड सेल होते हैं, रोड सेल कौन सेल जो अटैच होते हैं न्यूरॉन से अटैच होते हैं, और यही न्यूरॉन जो होता है या जाकर हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं, जिससे हम वस्तुएं पहचानते हैं, यही सूचना पहुंचाते हैं कि हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, आप ब्रेन साहब इसका पहचानिए कौन आया है आपके यहाँ। तो यही हमारा जो सूचना ले जाने का काम करते हैं यही न्यूरॉन होते हैं। तो यही न्यूरॉन जिस एरिया में पाए जाते हैं वह एरिया ही कहलाता है ऑप्टिक डिस्क। आप अब समझ में आया होगा अच्छी तरह से, आशा करता हूँ। आप देखते रहे, जल्दी अगला वीडियो आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।